Good morning, guys. Myself Prashant Sharma. Welcome you all in the next lecture of economics. Hope you like my video. और जो मैंने पढ़ाया था अभी तक, जैसा कि मेरी 4 क्लास हो चुकी हैं, तो मेरे को उम्मीद है आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतना अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो, पिछली क्लासों में हमने जाना था सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, डेफिनेशन, कुछ बेसिक टर्म, फिर हम गए मांग पे, डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है। वो सब था आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक्स में आपको मतलब पता चले कि होता क्या है इकोनॉमिक्स, कैसे काम करता है। आज पढ़ेंगे थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम बेसिकली हम तैयारी तो एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो हमारा मेन पर्पस जो होना चाहिए पढ़ाई का वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तहत ही होना चाहिए। तो कुछ बेसिक टर्म जानते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब जिनका अगर आपको मीनिंग पता हो ना तो सीधा नंबर बना सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन आता है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ता है। तो देखते हैं आओ। सबसे पहले है बैलेंस बजट। देखो, बजट सुना होगा, बहुत टीवी में चलता है। जनवरी फरवरी के महीने में अब तो फरवरी की स्टार्टिंग में आने लग गया है। उस टाइम टीवी पे सब डिबेट चलती रहती है, बजट बजट बजट। तो सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं। बजट जैसे क्या होता है, जैसे एक छोटे लेवल पे लेके चलते हैं, अपनी फैमिली होती है, तो हम क्या एक अनुमान, एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि मेरी सालाना इतनी इनकम होगी, इतना खर्चा हो रहा है। तो अपने को तो पूरा देश, जो सरकार है अपनी गवर्नमेंट, उसको तो पूरा देश का देखना है। तो वो क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जितना भी ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी उनको अपना एक्सपेंडिचर करना होता है डिफरेंट सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो अपना क्या होता है उसको अलॉट करते हैं अलग अलग पैसा, कि हमें साल में इतना फंड इसको अलॉट करना है, इतना पैसा इस पे खर्च करना है। फिर अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं कि हमें जो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट का वो खर्च। अभी देखो, एक्सपेंडिचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा होगा तो खर्चा होगा ना, तो पैसा आएगा कहां से वो डिसाइड करते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक टर्म में। देखो, बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट क्या होता है, जिसमें करंट एक्सपेंडिचर और करंट इनकम इक्वल हो, कि यानी कि जितना अपना रेवेन्यू हो रहा है उतना ही अपना एक्सपेंडिचर चल रहा है देश का। ठीक है, इसमें कोई ऐसा बहुत ही लॉजिक लगाने वाली चीज तो है नहीं कि इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है। जैसे वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए, बैलेंस बजट यानी बजट जो कि बैलेंस है, जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बैलेंस हैं अपने, बस वो ही बैलेंस बजट है। ठीक है। दूसरा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, देखिए सबको पता है, अपनी कंट्री इंडिया, ऐसा तो है नहीं कि सारा जो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज हैं अपनी विद इन कंट्री पूरी हो जाती है। अपने को कई सामान ऐसा भी होता है जो आउट ऑफ कंट्री से भी मंगवाना पड़ता है, और कई ऐसा भी अपने प्रोडक्ट हैं जो अपन बाहर भेजते हैं। तो देखिए क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो बैलेंस हो, वही बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अभी बैलेंस कैसा होता है, हर कंट्री के लिए फेवरेबल होता है कि उसका एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा हो। देखो, अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं पता तो फिर बता देता हूं। एक्सपोर्ट क्या होता है कि हमने अपने देश में जितना सामान बाहर बेचा, यहां से सामान बाहर गया, ठीक है, वो है एक्सपोर्ट सिंपल वर्ड में। इंपोर्ट जितना सामान आउटसाइड कंट्री से हमने खरीदा, जैसे कि सबको पता है, सब यूज करते हैं। जैसे मोबाइल की बात कर लेते हैं, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, ये सभी बाहर की जैसे चाइना की चाइनीज प्रोडक्ट हैं, ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो ये सब आता है इंपोर्ट के अंदर। अभी किसी भी कंट्री क्या चाहेगी कि हमेशा उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो। ऐसा क्यों?
एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा हो कि एक्सपोर्ट करेंगे तो ही अपने पास बाहर की कंट्री का पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और जिस भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व जितने ज्यादा होंगे उतना उसके लिए फायदा होगा। अभी मान लो अपना पैसा बाहर जा रहा है, चाइना जा रहा है, यूएस जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अपने पैसे की वैल्यू कम हो रही है। और जैसे जैसे बाहर का पैसा अपनी कंट्री में आ रहा है, डॉलर, पाउंड, येन, वैसे वैसे क्या होता है, अपने पास उतना रिजर्व बनता है और अपना जो करेंसी है वो स्ट्रांग होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और कम से कम इंपोर्ट हो। ठीक है, यही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बजट डेफिसिट। बजट हमने देखा, अभी बजट क्या होता है। अभी डेफिसिट का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है कमी, किसी भी चीज की कमी होना, गिरावट। अभी क्या होता है, मान लो अपन ने एस्टिमेट तो कर लिया कि अपना साल भर का इतना इनकम होगा, इतना एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन क्या होता है कई बार जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू से भी ज्यादा हो जाता है, तो वो होता है बजट डेफिसिट। और देखो मेरी और ज्यादातर इकोनॉमिक्स क्या समझते हैं कि बजट डेफिसिट अच्छा है किसी भी कंट्री के लिए। ऐसा क्यों कि क्या होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होगा अपने देश के लिए उतना ही अच्छा है ना, कि उतना विकास होगा। अभी खर्च कर ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, पर एक वो भी लिमिट में। ऐसा नहीं कि कुछ भी खर्च किए जा रहे हैं, पैसा है नहीं, लोन ले रहे हैं बाहर से फिर खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, एक बैलेंस में। तो ये है बजट डेफिसिट। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे देखते हैं, चलो CRR SLR, ये सुनने में तो बहुत भारी लग रहे हैं वर्ड, CRR SLR। देखो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। क्या चीज है कैश, सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो देखते हैं। दोनों सिमिलर सी टर्म है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है कि साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो CRR क्या होता है। जैसे सबको पता है हमारे कंट्री में बैंकिंग जो रेगुलेशन बॉडी है वो है RBI। जो RBI है वो ही रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करती है हर बैंक को, उनको मतलब अपने एक्टिविटी ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज है हर बैंक के लिए कि इतना पैसा उनको RBI के पास गिरवी तौर पे रखना होता है, कि बाई चांस फ्यूचर में बैंक को किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो RBI उनकी मदद कर सके। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि CRR चल रहा है 6%। ठीक है, तो अभी किसी बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट है, उसके पास 1000 रुपए है मार्केट में लैंड करने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए में से 60 रुपए RBI के पास जमा करवाने होंगे। इतने पैसे RBI के पास जमा कराने होंगे कि इन फ्यूचर किसी भी बैंक को, जो भी बैंक है उसको अगर जरूरत पड़े तो RBI वो पैसा उसके लिए लगा सके, उसकी मदद कर सके। दूसरी चीज है SLR भी सिमिलर सी टर्म है, बस फर्क इतना है कि ये जो पैसा है वो RBI के पास रखने की जरूरत नहीं है, वो बैंक अपने पास रखता है एक रिजर्व के तौर पे। जैसे कि इसी एग्जांपल में देख सकते हैं, 1000 रुपए था, ठीक है, डिपॉजिट उसको बैंक के पास, 6% तो उसने RBI के पास रख दिया रिजर्व के तौर पे। अभी मान लो SLR RBI ने डिसाइड कर रखा है कि 20% है, तो उस बैंक को 1000 का 20%, 10% ले लेते हैं, 10% है यानी 100 रुपए उसको खुद के पास रखना होगा। ये मतलब वो अपने कस्टमर को नहीं दे सकता है एज ए लोन कि चलो जाओ यूज करो, नहीं, ये बैंक को अपने पास रखना है। मतलब इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े, CRR नहीं दे पा रहा है तो वो इसमें से आगे RBI को दे सके। तो देखो 60 रुपए यहां रख दिया, 100 रुपए यहां रख दिया, तो उसके पास बचेंगे 840 रुपए आगे कस्टमर को, या जैसे भी वो अपना पैसा यूज करना चाहे बैंक कर सकता है। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है CRR SLR। ठीक है, फिर से बता देता हूं, कैश रिजर्व रेशो होता है एक फिक्स परसेंटेज
अपने डिपॉजिट का जो हर बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पे रखना होता है। और एसएलआर क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज उसी डिपॉजिट का जो बैंक को अपने पास एज ए रिजर्व रखना होता है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन बहुत सुना होगा, महंगाई महंगाई महंगाई। क्या हो रहा है? महंगाई क्या होता है? इज सस्टेन्ड एंड अप्रेजल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। यानी जो भी कॉमोडिटी है, जैसे अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, कभी आपने सुना होगा अपने दादाजी के टाइम पे घी आता था 1 रुपए किलो, आज 700 रुपए किलो हो गया है। मतलब वो प्राइस लेवल हर टाइम बढ़ता रहा है। कभी 1 रुपए था, फिर 50 हुआ होगा, फिर 100 हुआ होगा, ऐसे करते करते मतलब वो हमेशा एक बढ़ता रहता है। और वो जरूरी भी है। इस सस्टेन्ड एंड अप्रेज मतलब एक सस्टेन्ड तौर पे, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप बढ़ रहा है कि आज 1 रुपए है तो कल 10,000 रुपए हो गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमेशा बढ़ता रहना चाहिए प्राइस लेवल में। जिससे क्या होता है कि मार्केट में एक कंपेटिटिवनेस बनी रहती है। और उसमें क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है आगे अपनी बिजनेस को और बढ़ाने का। प्लस उनको मतलब अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जाए, उसके लिए जरूरी है कि अपनी इकोनॉमी हमेशा इन्फ्लेट करती रहे। ठीक है। दूसरी चीज इससे मिलती जुलती होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? देखो, डिफ्लेशन होता है मंदी। मंदी जस्ट इसका उल्टा है कि प्राइस लेवल में गिरावट। अभी किसी भी चीज, ये तो होता ही नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है कि प्राइस लेवल है कमोडिटी का, वो गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वो ही चीज है डिफ्लेशन। ये भी ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मार्केट में हमेशा चलते रहते हैं, कभी इन्फ्लेशन आता है कभी डिफ्लेशन आता है, लेकिन दोनों ही जरूरी है और एक्सेस दोनों का बेकार है किसी भी इकोनॉमी के लिए। मान लो डिफ्लेशन आ गया कि किसी कमोडिटी की प्राइस गिर गई, तो फिर मतलब अपने पैसे का वैल्यू क्या? हर कोई किसी चीज, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की मान लो कल प्राइस हो गया 100 रुपए किलो, तो गोल्ड की कोई वैल्यू करेगा? ऐसे मतलब पत्थर की तरह गिरता, और मतलब कहीं भी दिखेगा कि गोल्ड गिरा हुआ है, कोई उठा भी नहीं रहा है, तो वो बात भी नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों बैलेंस के तौर पे चलने चाहिए। देखो अगला टर्म है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है? मतलब जानते हुए, डेलिबरेटली रिडक्शन इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कई बार क्या होता है कि देखो, ये तो सबको पता है कि हर अपनी करेंसी का एक रेट डिसाइड होता है, कि जैसे कि अपना 70 रुपए समथिंग का $1 है, यूएस डॉलर, तो वो अपने जो पैसे का वैल्यू है करेंसी का, उसको जानते हुए कम करना, रिडक्शन करना, वो है डिवैल्यूएशन। गवर्नमेंट इसको जानबूझ के भी करती है। जैसे इंडिया में 3 बार ऐसा हुआ है कि जैसे 1991 में आपने सुना हो, डिवैल्यूएशन किया था करेंसी का। इससे क्या होता है? इससे होता है ये है कि कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है। अभी अपने पैसे की मान लो, जैसे आज 70 रुपए चल रहा है रुपया, तो मान लो कल को गवर्नमेंट ऐसा करे कि 100 रुपए कर दे, कि 100 रुपए इज इक्वल टू $1, तो क्या होगा? उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के रुपए में इन्वेस्ट करेंगे कि यार रुपए तो बहुत सस्ता है, चलो वहां से ही अपन सारा काम करेंगे, वहीं जाएंगे, इंडिया में काम करेंगे, इंडिया का पैसा लाएंगे, इसलिए करते हैं। लेकिन ये भी छोटे तौर मतलब अगर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लेके चलें तो ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी ऐसा नहीं कि अपने पैसे की अपन वैल्यू ही गिरा दें। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो। तो ये सारी चीज ऐसी हैं कि जरूरी भी हैं, लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस तो वैसे ही आपको पता है हर चीज का खराब होता है। ठीक है, अभी बेसिक जैसे डेफिनेशन के तौर पे आपको बताना चाहूं तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। डिवैल्यूएशन समझ ही चुके होंगे, रिडक्शन इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर, बजट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस बजट। इसमें कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना। ठीक है, नोट कर लो जिसको। चलो ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं चलाते हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो। और प्लीज 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 देख आप मतलब वीडियो देख, अगर आपको सही में हेल्पफुल लगे, अगर 1% भी आपको इससे फायदा हो रहा है तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।